ओके, सो अभी तक हम लोग लास्ट के कुछ क्लासों में डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी किया है, और अभी कल हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव का थ्योरी किए थे। सो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो अभी हम लोग इसका थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ से आते हैं सीधा से एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज। तो सीधा सीधा स्टार्ट करता हूँ। एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी। बताइए जी, तो जिनको याद है कि क्या होता है एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? सो ये कहता है कि लेट, जो आपके पास, ये सब बेसिक टर्म्स तो आप जानते होंगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है ना? ये सब जानते हो? या वहां से स्टार्ट करें? जैसे टर्मिनोलॉजी अगर देखें बेसिक सम कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, या सीधा सीधा सैंपल बोलते हैं, इतना सैंपल स्पेस से स्टार्ट कर देता हूँ। चलो, सैंपल स्पेस क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? इवेंट का क्या डेफिनेशन है ना? सैंपल स्पेस का डेफिनेशन हो गया, इवेंट का डेफिनेशन हो गया, देन हाँ मेनली यही सब है। तो सैंपल स्पेस क्या डिफाइन करो? कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या होता है? सो ये आपका सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट है, इसमें मोर देन वन आउटकम होंगे, और यू कैन नॉट, है ना, प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट रिजल्ट बिफोर एक्सपेरिमेंट। सो इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये डेफिनेशन है इवेंट का। यहाँ पे सिग्मा फील्ड की जरूरत नहीं है, सीयूटी में सिग्मा फील्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे सिग्मा फील्ड यहाँ पे, ठीक है। तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस मेनली यही है। फिर आते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आप लोग बचपन से जानते रहे हो। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इसमें यही होता है ना कि कोई इवेंट है, सो लेट, यहाँ पे कि मान लो एस सैंपल स्पेस है, एस बी सैंपल स्पेस, एंड ई कोई सबसेट है एस का, है ना, ई बी एन इवेंट, सच दैट इसमें दो रेस्ट्रिक्शन है। एस इज फाइनाइट सेट, एक तो एस क्या हो, फाइनाइट सेट हो, एंड दूसरा ऑल आउटकम्स, ऑल आउटकम्स ऑफ एस आर इक्वली लाइकली, ठीक है, इक्वली लाइकली। देन इक्वली लाइकली मतलब हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है अकरेंस के ना, एवरी आउटकम हैज इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, है ना। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सो ये है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसको आप तभी यूज कर सकते हैं जब एस के जितने भी आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली है, और एस एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं जो मैं लिखना चाहता हूँ, एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन, है ना।
सो व्हाट इज एक्सियोमेटिक? एक्सियोमेटिक डेफिनेशन हर जगह काम करेगी, क्लासिकल डेफिनेशन मे नॉट वर्क, है ना, सम टाइम। जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम है वहाँ काम नहीं करेगा, जहाँ पे आपका जो सैंपल स्पेस में कोई लाइकली आउटकम्स नहीं है वहाँ काम नहीं करेगा। सो इट विल वर्क, है ना। सो है ना, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन p from whose domain is power set of सैंपल स्पेस मान लो S, एंड रेंज या कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन इज, ये बस इतना ही देखो। सो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, सच दैट, यही कंटिन्यू कर देता हूं, सच दैट इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ई सबसेट ऑफ एस। दूसरा कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस मस्ट बी 1। एंड तीसरा कंडीशन है, ठीक है, पी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, और पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ इवेंट्स, है ना। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेसेस इवेंट। तो पावर सेट क्या करता है, सारे सबसेट को कंटेन करता है एस के। तो उसमें से कोई भी एक सबसेट उठा लो, उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 होगी, एस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इसका मतलब कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होगी। और आगे बोलता है कि मान लो ऐसा है, इफ E1 E2 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये चलता रहेगा, E1 E2 E3 आर पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट, then probability of E1 union E2 union E3 union dot 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 equal to probability of E1 plus probability of E2 plus probability of E3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, यही है। सो ये आ जाएगा, है ना। अगर टू इवेंट है, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट क्या डेफिनेशन है, तो ये जो वर्ड मैंने यूज किया है पेयर वाइज डिसजॉइंट, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हो गया कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज फाई फॉर ऑल आई डिफरेंट देन जे, ठीक है। सो वैसा है। डन। तो ये डेफिनेशन है आपका, एक्सोमेटिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का। जैसे होता क्या है, अब कोई मान लो ई कोई ऐसा है, लेट से इसके अंदर एलिमेंट है, मान लो x1 x2 डॉट 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 कुछ एलिमेंट है, लेट से अभी xn। सो आपको पूछेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो आप क्या करोगे? क्या आप ऐसा बोलोगे कि n अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स? वैसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यू डोंट नो वेदर ये इक्वली लाइकली है कि नहीं है, या आपको नहीं पता कि सैंपल स्पेस में फाइनाइट एलिमेंट्स है कि नहीं। तो ऐसा नहीं लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट, वो जरूरी नहीं सही आंसर देगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। और ये आउटकम्स हैं x1 x2 xn, तो यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम x2 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम xn, ऐसा करना पड़ेगा, है ना। सो ये इस तरह से आपको एक एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये जगह समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, जो भी आउटकम है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऐसे करके एक एक आउटकम की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे एक आसान सा क्वेश्चन लिखता हूं, देखो। तो जैसे मैं पूछूं आपसे कि अ कॉइन इज टॉस्ड until you get a head, ठीक है।
एंड पहले तो है ना, मान लो पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ राइट सैंपल स्पेस, ये पहला पार्ट है सैंपल स्पेस, बताओ क्या होगा, पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है कि ई एक इवेंट है ना, अंटिल यू गेट अ हेड, तो मान लो हेड ऐसे, सो अंटिल यू गेट है, मान लो तीसरी बार में हेड आया, मान लो चौथी बार में हेड आया, या मान लो दूसरी बार में हेड आ गया, ये है। सो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना। सो पूछना चाह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कितनी आएगी, ठीक है। सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बताइए सिंप्लीफाई करके। दो पार्ट है, पहला पार्ट का आंसर क्या है और दूसरे पार्ट का आंसर क्या है, ट्राई कीजिए आप लोगों, बताइए। ये जो असाइनमेंट मैंने भेजे थे ना आप लोगों को, असाइनमेंट भेजा था ना प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और प्रोबेबिलिटी का एक साथ है, वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिखा है। तो इसमें जो है सर सैंपल स्पेस फाइनाइट नहीं होगा ना? हाँ वही आपको डिसाइड करना है। और सैंपल स्पेस हो जाएगा एच टी एच टी टी एच, ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और ये इनफाइनाइट सेकंड का टाइम। जी, तो उसमें इन्फिनाइट 13/32 आउटकम्स होंगे, हो जाएगा। है ना। तो इन्फिनाइट आउटकम्स आएगा, अब निकालिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। सो 13/32। है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप सैंपल स्पेस लिखेंगे इसका, तो यहीं लिख देता हूँ। सो कह रहा है तब तक जब तक तुम्हें हेड ना आ जाए, तो हो सकता है पहली बार में हेड आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में हेड आया, हो सकता है तीसरी बार में हेड आए, मतलब दूसरी सॉरी तीसरी बार में ना, तो हो सकता है कि तीसरी बार में हेड आए, हो सकता है चौथी बार में हेड आए, एंड सो ऑन, इस तरह से है। नाउ ये होगा, अब आपसे पूछ रहे हैं ना इन्फिनाइट आउटकम है, तो उसमें क्लासिकल डेफिनेशन आप लगा नहीं सकते, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप। तो आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो जैसे मैंने कहा ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी यहाँ पे, कि टी टी एच की प्रोबेबिलिटी क्या है, टी 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 एच की प्रोबेबिलिटी क्या है, टी एच की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे करके अगर ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ देखिए एच टी टी एच है, तो पहले बार में टी आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, दूसरे बार में टेल आने की हाफ, तीसरे बार में हेड आने की हाफ। अगर कुछ नहीं लिखा है तो, है ना, क्वाइन, यहाँ पे आप फेयर क्वाइन लिख सकते हैं कि अ फेयर क्वाइन, है ना, ये जो है। सो यहाँ पे हम लोग फेयर क्वाइन कर सकते हैं कि अ फेयर क्वाइन, ठीक है, इज टॉस्ड अंटिल दिस, तो ये आ जाएगा 1/8, इसका आ जाएगा 5 बार है ना, तो 1/2⁵ 32, है ना, और वो 2 है तो 1/4, तो इसके अकॉर्डिंग इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, देख लो कितना आता है 13। सो 13/32 चेक कर लो। तो ये आंसर आ जाएगा। ओके जी, सो ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसका नाम है क्लासिकल डेफिनेशन, है ना। तो ये जो था, सॉरी एक्सोमेटिक डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन ये था, दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन, और ये है एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो अभी और क्या थ्योरीज में बताता है कि प्रॉपर्टीज इसका कुछ बताना है, चलो कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ, जैसे प्रॉपर्टीज में है, सो सम प्रॉपर्टीज, तो एक तो जैसे मैंने बताया कि मान लो ऐसा हो गया कि इफ पहला पार्ट कि E1 इंटरसेक्शन E2 फाई है, अगर E1 इंटरसेक्शन E2 फाई हो गया, मतलब E1 E2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो डेफिनेशन का तीसरा पार्ट अगर आप देखेंगे
जो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन का तीसरा कंडीशन कहता है कि अगर E1 E2 डिसजॉइंट है तो E1 यूनियन E2 किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2 के, ठीक है ना, जितने इवेंट है उतने तक ही लिखना है। तो यहाँ पे एक तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा। इन जनरल कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इन जनरल आप सब जानते हैं, और जैसे आप वेन डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं कि इवेंट E इवेंट F, सो E1 इवेंट है, E2 है, या F ले लो, सो E F, तो ये आपका पार्ट E इंटरसेक्शन F है। तो आप क्या करते हो इसमें कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F निकालते हो, तो E यूनियन F क्या है, ये पूरा सेट है, E यूनियन F आपका ये पूरा सेट है, अब बीच में इंटरसेक्शन है, तो जब यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है 2 बार आया है, तो एक बार हमें घटाना पड़ेगा, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ऐसा आ जाएगा, या E1 E2 करोगे तो उससे भी बात वही है ना, तो वैसे हो जाएगा। फिर तीसरा है, जैसे कई बार जरूरत पड़ती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस F, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो इवेंट E था और इधर F था, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, दिस इज E माइनस F, इसको आप E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, वही बात है, E माइनस F लिखो या E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट लिखो, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पूरे E की प्रोबेबिलिटी, ये E इवेंट है तो E इवेंट E की प्रोबेबिलिटी, और माइनस में इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दीजिए, सो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। और क्या होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट का आप लोग जानते ही होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बाकी और अगर प्रॉपर्टीज लिखें, सो जैसे पांचवा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F है, ये जो होगा ये लेस देन इक्वल टू होगा किससे, कौन ज्यादा होगा, PE प्लस PF, है ना, और ये मोर देन इक्वल टू रहेगा मैक्सिमम ऑफ PE कॉमा PF से रहेगा, क्योंकि E यूनियन F PE से भी ज्यादा होगा, PF से भी ज्यादा होगा, या बहुत मिनिमम होगा तो इक्वल हो सकता है यूनियन वाला, ऐसा है, और बाकी लेस देन ये होगा। ऐसी अगर आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो E इंटरसेक्शन F क्या होता है, सो ये लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ PE कॉमा PF से, ठीक, ऐसा हो जाएगा, एंड मोर देन इक्वल टू 1 माइनस PE कॉम्प्लीमेंट माइनस PF कॉम्प्लीमेंट, है जी, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। तो ये बाउंड बता रहा हूं जिसमें कि क्या बाउंड है, लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या है, ये ठीक है जी। ओके, सो और अगर आप देखोगे तो इन जनरल, जैसे मैं ये लिखा, इसको जनरलाइज करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ, मान लो I फ्रॉम 1 टू n या 1 टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं, फाइनाइट टू इनफाइनाइट लो, सो ये जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा समेसन प्रोबेबिलिटी, ये इसको जनरलाइज वही कर सकते हैं जैसे लिखा ना, तो इन द सेम वे यू कैन राइट इट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ I फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, या फाइनाइट के लिखना तो आप n कर लो, तो यहाँ फाइनाइट के लिखना तो यहाँ भी n कर लो, है ना, और ये मोर देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ PIs, जो भी मैक्सिमम होगा PI, जहां I की वैल्यू 1 से लेके n तक,
E1 E2 E3 जो भी है उनमें जो मैक्सिमम होगा उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड सेम इसको भी आप जनरलाइज कर सकते हो, तो जनरलाइज करोगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ई आईज आई फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ होगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आईज जहाँ i की वैल्यू 1 से n तक एंड मोर देन इक्वल टू होगा कितना 1 माइनस, बताओ कोई। क्या होता है ये बोनफेरोनी इनइक्वालिटी, कुछ बुक में बोनफेरोनी इक्वालिटी, कुछ बुक में बुल्स इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई लिखा ना, तो ई आई कॉम्प्लीमेंट आई फ्रॉम 1 to n, है ना, ये होगा। तो ये जनरलाइजेशन हो गया। तो ये कुछ इनइक्वालिटीज हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आपके पास ये डायरेक्ट पूछता है कैसे एनडीए? जी जी जी, इसमें डायरेक्टली आपको है ना इसका रिजल्ट पूछ लेगा। सो बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप याद रख सकते हो। ओके, थोड़े आगे बढ़ते हैं। सो इसमें है और क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये सब आपने क्लास 12th में पढ़ा है, ठीक है। मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बारी, फिर क्वेश्चंस करवा दूंगा। बाकी मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा लोगों से कि जो क्लास 12th में एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी है एक बार रिवाइज कर लो, 11th और 12th वाला, उससे बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा आपका, है ना। जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, फिर उसके बाद जितना मेहनत कर सकते हो करो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है, तो क्या होगा इफ E and F are two events, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन F। तो ये सब आप इजीली जानते होंगे सब लोग, E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। एंड दूसरी तरह से लिखोगे तो यही प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो इसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसी में आपने अगला एक वर्ड देखा मल्टीप्लिकेशन रूल, तो मल्टीप्लिकेशन रूल कुछ अलग नहीं है, मल्टीप्लिकेशन रूल इसी में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E। तो मल्टीप्लिकेशन रूल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आया है, समझ लीजिए ना। तो ये है आपका E इंटरसेक्शन F, लेकिन मल्टीप्लिकेशन रूल को जनरलाइज भी किया जा सकता है। जैसे मैं आपको 3 इवेंट के लिए लिख के दिखाता हूं, तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G, तो यहाँ पे है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल E F एंड G विल ऑकर। तो यहाँ से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E विल ऑकर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ F विल ऑकर व्हेन E हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, एंड what is the probability that G will occur when E and F are occurred। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। सो दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन रूल, फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करते हैं, या पीवाईक्यू वाला असाइनमेंट करूंगा जो भेजा था। सो नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट बताना है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम एंड देन इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। तो पहले इंडिपेंडेंस ही बता देता हूँ, फिर हम आते हैं टोटल प्रोबेबिलिटीज पे। सो अगला डिस्कस करते हैं वर्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा? सो जैसे मैं लिखूं टू इवेंट्स E एंड F, है ना, बेसिक थ्योरी है जो आप जानते होंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा, एग्जाम में फिर वही एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो उसके लिए घर पे प्रैक्टिस चाहिए। सो टू इवेंट्स E एंड F आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली। बताइए आप लोग क्या जानते हैं, कब बोलते हैं टू इवेंट इंडिपेंडेंट है?
Sir, does not affect the happening of other. ठीक है, सर इवेंट इनका इंटरसेक्शन 0 हो। हाँ मैथमेटिकली वैसे है ना, वर्ड में हम समझाने के लिख सकते हैं कि अकरेंस ऑफ वन विल नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर, बट मैथमेटिकली होगा कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी पीई इंटू पी एफ के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम बोलेंगे ई एफ इंडिपेंडेंट है मैथमेटिकली। थ्योरम लिखेंगे, तो जैसे मैं कुछ थ्योरम लिख देता हूँ। तो थ्योरम ये है कि E and F are independent event if and only if, देखो बहुत सारे स्टेटमेंट लिखता हूं मैं इसी थ्योरम में, if and only if probability of E given F is equal to probability of E, if and only if, ये सब एक दूसरे को इम्प्लाई करता है। probability of F given E is probability of F if and only if E and F complement are independent, if and only if E complement and F are independent। ठीक है, आगे होगा if and only if E complement and F complement are independent। ठीक है, तो ये आपके कुछ रिजल्ट्स हैं। इफ एंड ओनली इफ है, मतलब ये इसको इंप्लाई करता है, ये सब एक दूसरे को इंप्लाई करता है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। आपने पढ़ा होगा कि दे आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। इक्विवेलेंट मतलब इफ एंड ओनली इफ बोथ विल इंप्लाई ईच अदर। तो ई एफ इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ये इसको इंप्लाई करेगा इसको, तो ये सब स्टेटमेंट एक दूसरे को इंप्लाई कर रहा है। ठीक है, और ई एफ इंडिपेंडेंट, ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होगा, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट इवेंट का डेफिनेशन और थ्योरम। नेक्स्ट लिखाते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम पे आते हैं। तो व्हाट इज द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? सो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, ये रिलेटेड है, दोनों का बैकग्राउंड एक ही है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो है एक्सटेंशन है मल्टीप्लिकेशन रूल का जब पार्टीशन होंगे सैंपल स्पेस का, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है बेस थ्योरम जब पार्टीशन होगा। मैं लिखने का देखो यहाँ पे, तो जैसे आपके पास ये सैंपल स्पेस है, ठीक है, तो ऐसा होगा कि मान लो ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है एंड सो ऑन, ये इवेंट En है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि EI इंटरसेक्शन EJ जो है फाई है फॉर ऑल I डिफरेंट देन J, और ये सैंपल स्पेस है टोटल, और सबका आप यूनियन लेंगे तो ये सैंपल स्पेस आ जाए। तो इसको हम बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये जो हम कर रहे हैं, ये जो यहाँ कोई भी इवेंट इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब कि जो इवेंट्स हैं, है ना, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये जो इवेंट्स हैं E1 E2 En दे पार्टीशन सैंपल स्पेस, इसके रिस्पेक्ट में हमें डिफाइन करना है। अब देखो इसमें कोई एक नया इवेंट आ जाएगा A, मान लो ये जो सर्कल बनाया, सो दिस इज इवेंट A। ठीक है, अब ये हमारा इवेंट A है जो रेड कलर से बनाया, तो ऐसा लिखेंगे कि लेट E1 E2 En ये सेट है, दिस इज पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। समझ आया? तो जो E1 E2 लेते हैं वो पार्टीशन है, मतलब ऑप्शंस होते हैं, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो ये सब डिसजॉइंट क्लास ऑफ सेट्स हैं जिसका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है, तो ये पार्टीशन कर रहा है। एंड लेट कैपिटल A बी एनी इवेंट, देन आपको निकालना होता है पहला पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा, और दूसरा पार्ट में निकालना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E के गिवन A, जहां K इनमें से कोई एक है, जो K है 1 से n में से कोई एक होगा, ये फाइंड करना है। देखिए तो होता क्या है, जैसे आप फाइंड करेंगे PA, तो पहले आप ये वाला पार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो ये क्या है, E1 के साथ A का इंटरसेक्शन है, ये वाला पार्ट क्या है, E2 के साथ A का इंटरसेक्शन है, ये वाला पार्ट क्या है, E3 के साथ, ये वाला पार्ट क्या है, En के साथ। तो जो डिसजॉइंट पार्ट्स आपको दिख रहा है ना,
ये सब डिसजॉइंट पार्ट्स है, उसके प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए आई फ्रॉम 1 to n, मतलब E1 इंटरसेक्शन ए, पहला E1 के साथ जो कॉमन है वो, फिर E2 के साथ कॉमन है वो, फिर E3 के साथ जो कॉमन है वो, एंड सो ऑन En के साथ कॉमन है वो। तो जो डिसजॉइंट पार्ट्स था उसका हमने प्रोबेबिलिटी ऐड कर दिया। इसी को फर्दर अगर आप इस पे लगाओगे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये वाला मल्टीप्लिकेशन रूल ना, सो अगर आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओगे ये वाली चीज, इफ यू राइट दिस एज दिस, मैं ये लिखूंगा, तो इस चीज को अगर आप वैसा लिखोगे, सो व्हाट यू विल हैव, तो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा नहीं लिखेंगे, तभी लिखेंगे जब इंडिपेंडेंट होगा। हमेशा क्या लिख सकते हैं, जो मैं अभी लिख रहा हूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई, ठीक है, सो यहां से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई, ठीक है, आई फ्रॉम 1 to n, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई, इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दिया। एंड ऐसे ही अब ये कैसे निकालोगे, ई के, जहाँ के क्या है, इनमें से कोई एक है, E1 E2 E3 इनमें से कोई एक है, ई के इज वन आउट ऑफ ई आईज। सो अगर आप लगाओगे थ्योरम, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो क्या होता है, ई गिवन एफ, सो ई के इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही होगा। और इसको फर्दर अगर लिखेंगे हम, अगेन मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कीजिए, सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटू ए गिवन ई के अपॉन, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, वही जो यहां लिखा हुआ है, सो ये हो जाएगा समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई फ्रॉम 1 to n। तो यही आई फ्रॉम 1 to n जो है ना, इसी बीच में कोई k है 1 से n तक का, ठीक है। सो पहला फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये है आपका, सो ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये जो सेकेंड वाला है ना, ये वाला, सो दिस वन इज एक्चुअली बेस थ्योरम, दूसरा वाला, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो। तो ये आपको याद रखना है, पी ए इज दिस वन एंड पी ई के गिवन है, ये सब क्लास 12th में भी है, फिर से कह रहा हूँ, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स जो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है वो क्लास 12th में बहुत सारे हैं, आप वो सॉल्व करो, डाउट पूछो, अभी भी आप जो लोग सॉल्व करके आए वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मोरलेस थ्योरी इतना ही है, तो मैंने आपको बस इसका थ्योरी कंप्लीट करा दिया, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और वो भी 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस करना है, तो थोड़े मैं फास्ट है ना कर रहा हूँ। तो हमने इसका आपको जस्ट थ्योरी लिखा दिया, पिछले 2 क्लास में डिस्क्रिप्टिव का थ्योरी लिखाया था, अभी इसका थ्योरी लिखा है। अब तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखो, सो कुछ पूछना है किसी को, बताओ। तो अभी तक हमने इस पार्ट के थ्योरी किए हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इसका क्वेश्चंस करना बाकी है अभी, तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हमने अभी थ्योरीज डिस्कस किए हैं। जो असाइनमेंट आपको मैंने ग्रुप में भेजा था वो देखिए, उसको सॉल्व करते हैं, 1 मिनट, तो मैं यहाँ खोलता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी पूछिए। सर ये यूनिट के बाद कौन सा यूनिट करवाओगे? सैम्पलिंग और डिजाइन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके सर, थैंक यू। तो देखो, ये डिस्क्रिप्टिव एंड इसको लिखना चाहिए प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ तो ये नाम लिखा हुआ है ना, जो सिलेबस अभी देख रहे हैं तो उसमें था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो इसको लिखना चाहिए था एंड प्रोबेबिलिटी, तो वो ऊपर लिखा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ जो होगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यहाँ आएगा एंड प्रोबेबिलिटी, ये होगा, ठीक है ना, ये होगा एक्चुअली।
कोई नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। अभी मैं थ्योरी बताया आपको प्रोबेबिलिटी का, है ना। तो ये पूरा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी प्रोबेबिलिटी का है ना। ये दिसंबर ये सब लिखा है, ये मैं कह रहा हूँ फिर से वो है, आपको समझना 2021 का पेपर है ये, इसको बोलना पड़ेगा एक तो दिसंबर हटाने के लिए। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हाँ, मैं कह रहा हूँ इसे तो गलती से मुझे लग रहा है ये फंक्शन क्या कैसे लगाता है, ये जो फंक्शन है क्वेश्चन गलती से डाल दिया इसने। ये भी फंक्शन का, ये आउट ऑफ वो क्वेश्चन है, कैसे बनाते हैं लोग। ये भी फंक्शन है क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का है हमारे काम का, ये भी प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है ना। इधर ये हमारा डिस्क्रिप्टिव का है, हाँ डिस्क्रिप्टिव का है, जो डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ा ना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लास्ट 2 क्लास में, उसका है। फिर ये प्रोबेबिलिटी है, ये है एक्स पे रैंडम वेरिएबल का है तो, लेकिन ठीक है प्रोबेबिलिटी है ना, तो वही डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है पीएमएफ। ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एंड यहाँ है प्रोबेबिलिटी फिर प्रोबेबिलिटी, हाँ ये प्रोबेबिलिटी ये डिस्क्रिप्टिव का है ना, ये डिस्क्रिप्टिव का है, तो इसका मैं लिखा देता हूँ। तो एंड यहाँ पे क्या है, ये मीन मीडियन, ये भी डिस्क्रिप्टिव का ही है। और ये आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी एंड देन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो आज ये असाइनमेंट मैं करा देता हूँ एक एक क्वेश्चन इसका, तो जितना हो सकता है इसमें प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रिप्टिव और प्रोबेबिलिटी का है, जो एक्स्ट्रा है उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये लोग पता नहीं ध्यान से क्यों नहीं बनाते। जैसे ये देखो, ये भी डिस्क्रिप्टिव का है, कल ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, तो ये बस आपको पुट करना है। सो क्या आएगा, सो ये सब ठीक है। सो इसको देखते हैं। ओके चलो शुरू से ही शुरू करते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करें, हाँ शुरू से ही करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्या कह रहा है ये कि एन अर्न कंटेन 10 मार्बल्स, 5 रेड एंड 5 ग्रीन, ठीक है। सो X denote the number of red marbles out of 2 marble drawn without replacement from old. X is 1. तो यहाँ कोई रैंडम वेरिएबल ज्यादा मतलब नहीं, हमें समझना है क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो एक बॉक्स है, जिस बॉक्स में 10 मार्बल है, 5 रेड 5 ग्रीन, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि x नंबर ऑफ, है ना, x नंबर ऑफ रेड मार्बल है आउट ऑफ 2 मार्बल ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो बिना रिप्लेसमेंट के हमने 2 मार्बल ड्रॉ किए, तो इसमें से हम ड्रॉ कर रहे हैं 2 मार्बल्स विदाउट रिप्लेसमेंट।
मतलब एट रैंडम समझ लो, एक साथ, ठीक है। तो है ना, एट रैंडम ही होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब वही है। तो x बराबर 1, x बराबर 1 का क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, ठीक है। 2 मार्बल ड्रॉ किया और क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड मार्बल निकलेगा। सो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड मार्बल, 1 रेड मार्बल इज ड्रॉन, ठीक है। सो बताओ तुम लोग खुद सोचो कि एक बॉक्स है, 5 रेड और 5 ग्रीन है। ये इस तरह क्वेश्चन क्लास 11th के एनसीईआरटी के बुक में है, आप जाकर देख सकते हो। वहां एक्स नहीं होगा, जैसा ही पूछ रहा होगा कि एक बॉक्स है, 5 रेड 5 ग्रीन है, 2 बॉल ड्रॉ किया तो क्या प्रोबेबिलिटी उन 2 में से एक रेड होगा, ये आपसे पूछ रहा होगा। तो पहले देखो, टोटल 10 बॉल है, मुझे 2 ड्रॉ करने हैं। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल आउट ऑफ 10 बॉल, व्हाट इज द नंबर ऑफ वे? 45। 10C2. हाँ 10C2 ऐसे लिखते हैं, 10C2। सो 10C2 इज द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल आउट ऑफ 10, ठीक। अब हमें सोचना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1, ऑब्वियसली पूछ रहा है कि एक रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ऑब्वियसली एक रेड आया होगा, एक ग्रीन आया होगा, क्योंकि 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड, पहले ये बताओ, एक रेड निकलेगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और एक ग्रीन निकलेगा वो निकालना है। 5C1 5C1. 5C1 and 5C1 because we have drawn 2 balls, है ना। so 5 रेड में से एक रेड आएगा और 5 ग्रीन में से एक ग्रीन आएगा because we have done 2, so this is the answer। सिंप्लीफाई करो जरा, so 5 into 5 और 10C2 आएगा 10 into 9/2, सिंप्लीफाई कर लो जी। 5/9. so 5/9 is the answer। मुश्किल है, देखो ये सब मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्लास 11 12 के बुक में भी है, तो सॉल्व कर लोगे तो बेसिक, या बहुत लोगों को आता ही ऑलरेडी, तो ये अच्छी बात है। सो इस तरह ये CUET 2021 का आया हुआ है, ये बस दिसंबर को इग्नोर करना है ना, क्योंकि क्या होता है ना, ये दिसंबर लिखा होता है नेट के पेपर में, वहां से उसने एडिट किया है उसको, तो वो हटाना भूल गया है, इस तरह से है। ओके नेक्स्ट में आते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर है, समझिए, दूसरा कह रहा है कि AB इवेंट्स है, ये 2021 का ही पेपर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ वी कैन कंक्लूड व्हाट, इन चारों में से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेस देन हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B लेस देन हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A मोर देन, ये आई थिंक B कॉम्प्लीमेंट गिवन हाफ, ऐसा कुछ बीच में लाइन क्यों ड्रॉ कर दिया है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, हाँ यही वाला चीज है, बस यहाँ मोर देन वहां लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यह B कॉम्प्लीमेंट गिवन A, ऐसा है, सोचिए। तो इसको ओपन करो, पहले सबसे पहले क्या करो, इसको आप ओपन करो, देखो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो इसको जब मैं यहाँ ओपन करूंगा तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यही होगा, लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, डैश लगा देता हूं मैं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, ये है। अच्छा मुझे B की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है जी, B की प्रोबेबिलिटी जब हाफ है तो B कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी भी हाफ ही होगी, सही। तो इसमें ये और ये तो कट गया, क्योंकि सेम ही है ना, ये भी हाफ है ये भी हाफ, तो कैंसिल, तो बचा गया। सो यहां से मैं लिखूंगा, सो दिस विल इम्प्लाई, ठीक है, क्या A इंटरसेक्शन B इज लेस देन, तो यहां से आ जाएगा, लेकिन हमें तो कंक्लूजन चाहिए ना, ओ ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन A इंटरसेक्शन B सब 4 कॉम्प्लीमेंट, होगा ऑप्शन। ठीक है, अच्छा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो यहाँ से मिला मुझे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो यहाँ से मिला मुझे सीधा सीधा यहाँ आ रहा हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब सोचो ऑप्शन के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, तो A तो आया डायरेक्टली, A गिवन B डायरेक्टली, तो तीन से डिवाइड कर देंगे दोनों जी को। राइट राइट, तो अब दोनों को प्रोबेबिलिटी ऑफ A से डिवाइड कर दीजिए। सो हम दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ A से, क्योंकि यहाँ गिवन A गिवन A गिवन A गिवन A गिवन, यहाँ तो ये आएगा डायरेक्टली, तो गिवन A वाला आ रहा है, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ A से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A लेस देन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट गिवन A, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट गिवन A, ये आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो डी वाला, सो 4th इज करेक्ट। चेक करिए जी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। देखो मैं जैसे अप्रोच कर रहा हूँ एग्जाम में, यही इसलिए एग्जाम में जरूरी होता है कि थ्योरी जानने से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया हो आपका, तो आप
ट्राई करेंगे हो जाएगा, क्योंकि मान लो आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या है, डेफिनेशन सब पता है, थ्योरम पता है, लेकिन अगर आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, फिर आप क्वालिफाई नहीं करोगे, है ना। तो ये है कि क्वेश्चन में आंसर निकाल पाना जरूरी है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। डन जी, कोई डाउट है किसी को? सो 2 क्वेश्चन कर लिया ने, 1 2 3 फंक्शन का है, इसको इग्नोर करते हैं अभी हम फंक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे। 4th भी फंक्शन का है, इसको भी इग्नोर करते हैं। 5th भी फंक्शन का है, इसको इग्नोर करते हैं। 6th पे आते हैं, चलिए। तो 6 वाला कह रहा है कि 2 इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.3। तो आपसे पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा है ना। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको आता है, लेकिन जो इसमें लगा पाएगा, सिंप्लीफाई कर पाएगा, उसके आंसर आएंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ आप जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो वो यहाँ लगा पाओ, अगर लगा के आंसर निकाल पाओगे तो ठीक है, लगाइए। जस्ट सिंप्लीफिकेशन। होगा जी, चलो मैं करता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही है। अब न्यूमरेटर को खोलो, हमें क्या क्या पता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए इंटरसेक्शन बी भी पता है ना। सो यहाँ से मुझे मतलब ए भी पता है ना, यहाँ से मुझे ए भी पता है 0.7 है, ओके। और बी और इससे निकाल के मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकता हूँ ना। सो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा इंटरसेक्शन है, यूनियन निकाल सकता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो, इंटरसेक्शन तो है ही ना, तो यूनियन निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से। 7 3 0.9 आएगा, देख लो, है ना। सो ये आ जाएगा यूनियन अगर जरूरत पड़ी तो। एनीवे इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो बी इंटरसेक्शन, इसको अलग अलग कर दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सर बीच में यूनियन नहीं आएगा? अच्छा मैंने गलती से लिखा है यूनियन, एक मिनट, नहीं आपको समझना है, ए इंटू बी प्लस सी में क्या आता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। एक मिनट, तो बीच में प्लस आता है ना, तो यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए था, हाँ ए इंटू बी, हाँ एक मिनट, यहाँ लिखने में गलती की है मैंने, है ना जी, सही थैंक यू। तो यहाँ से क्या आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला है ना, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन आएगा। जैसे ये ऐसे याद रख सकते हैं ना आप, जैसे ये अभी इसके जगह पे हमारे पास था इंटरसेक्शन और इसके जगह यूनियन है, तो ये यूनियन आएगा ना। एनीवे सो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला रूल काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है ना वही काम कर रहा है। सो बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में यूनियन, तो बीच में यूनियन आएगा, ठीक है। सही है। तो यहाँ से अब इसको खोलिए, इसको खोलोगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब निकालो, तो सब कुछ पता ही है, निकल जाएगा, सिंप्लीफाई करो। सो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है आपके पास, एम्प्टी सेट, बी और बी कॉम्प्लीमेंट क्या कॉमन है, एम्प्टी सेट, और समथिंग यूनियन एम्प्टी सेट समथिंग, तो एट द एंड ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ही आ जाएगा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लो। सो डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है, ए कितना है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है, तो कॉम्प्लीमेंट भी 0.5 होगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज लाइक ए माइनस बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी आप निकालेंगे, है ना। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाओ, तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटाओ, 7 - 3 4, तो ये 0.4 आएगा। तो फाइनली कितना आएगा, 7 5 12 में से 4 घटा दो, 0.8, तो 0.8, और इंटरसेक्शन कितना था, इंटरसेक्शन 0.3, तो ये आया 0.3 अपॉन 0.8, सो 3/8 आना चाहिए। और कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिए, कहीं गलती है तो बताइए, ठीक है। 3/8 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा, 0.375। 375 जी। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा 375। चेक कीजिए बाकी लोग। तो बस लगाना वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, बट बीच में थोड़े अलजेब्रिक कैलकुलेशंस हैं जो सेट थ्योरी का आपका। ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकला है?
ए इंटरसेक्शन बी डैश, इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी मैंने लिखाया फॉर्मूला, आप देखेंगे ना जो प्रॉपर्टीज लिखा रहा था मैं, उसमें ये भी था। ओके सर। तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नोट्स में नहीं आएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन पे ही लिख रहा हूँ, तो अभी हटाऊंगा तो ये हट जाएगा। जो नोट्स भेजूंगा क्लास के बाद उसमें ये नहीं आएगा, वीडियो ही देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन पे ही लिख रहा हूँ। तो जब इसको अभी चेंज करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा, क्योंकि मैं नोट्स में जब लिखता हूँ तो नोट्स में आएगा। तो जो क्लास के सर? बाद में, हाँ जी, सर जैसे ना मतलब अगर मैं अपना मॉक देने की कोशिश कर रही हूँ या कोई भी प्रीवियस ईयर करने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी आपने मतलब जैसे कि जो भी साइट पे डलने, सर मुझे अभी तक साइट का लिंक एंड पासवर्ड ही नहीं सेंड हो रहा है। आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिला है अभी तक लिंक का? नहीं सर, मैं परसों से लगी हुई हूँ एंड वो कह रहे हैं कि मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, बट वो नहीं मतलब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अच्छा, आईडी वो आपने गूगल फॉर्म भरा था? सर गूगल फॉर्म भी भर दिया, 2 बारी मैम से भी बात कर ली, सर से भी बात कर ली। तो ऐसे क्यों हो रहा है शिवा भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो बोल रही थी, कल मैंने पूछा था ज्योति मैम से, वही बनाती हैं, तो कह रही थी कल तक जिसने भरा था उनको मिल चुका है। मेल पे आपको आया था कुछ? सर नहीं, मेल पे बस ये आया था कि आपने रिस्पॉन्स भरे हैं, मतलब आपने रिस्पॉन्स ये भरा है, बस मेरे को उसका गूगल फॉर्म का रेप्लिका आई थी। आप नाम लिख के भेजा था? चलो मैं भेज देता हूँ, कर देंगे। इनको सर मिला? मैंने नाम लिख के भी गौड़ी भेजा आपको था। मिला कि नहीं? इनको भी 2 दिन से ही दिक्कत था, एक थी ना गौड़ी शर्मा, यस सर, मुझे कल रात मिल गया था। मिल गया था ना? ठीक है, ओके, मैं बोल देता हूँ तो ठीक है, आपका नाम नैनी है ना? हाँ ठीक है, मैं बोल देता हूँ, वो शाम तक मिल जाएगा। सर कल शाम तक? नहीं नहीं, आज शाम तक मिल जाना चाहिए, आज रात तक, कल सुबह तक मिल जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, ठीक है सर। सो वो रात को ही आईडी पासवर्ड बनाती हैं शायद, क्योंकि उनके पास भी टेस्ट अपलोड करना होता है, एडिट करना होता है, वो टेस्ट का सारा काम वही देखती हैं। सो सर अभी टेस्ट आए हुए हैं फुल की, क्या चीज आई हुई है, मॉक टेस्ट क्या आया हुआ है उसमें पोर्टल यूनिट पे? वाइज टेस्ट अपलोड कर रहे हैं, जो भी टेस्ट हमारे पास बने हुए हैं उसको करेक्शन होके अपलोड हो रहा है 1 बाय 1। जरूरी नहीं कि जो वही टॉप जो मैं पढ़ाया है, वो इन जनरल पूरे सिलेबस बेस्ड पे यूनिट वाइज टेस्ट अभी अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जस्ट एक यूनिट के ऊपर है फुल टेस्ट? हाँ, एक एक यूनिट का या मिक्स्ड है, ऐसे करके प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट का, है ना, मतलब वो ओके, टेस्ट में। तो हाँ सर मतलब जैसे आपने अभी डिफरेंशियल और आपने प्रोबेबिलिटी ये वाली चीजें करवा दी हैं, हाँ हाँ, तो सर आप इसके एक बार यूनिट टेस्ट हमें भिजवा दो ना, कि मतलब जैसे कि हम अपनी तरफ से भी कर लें। ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ उस ऑर्डर में अरेंज, क्योंकि ना टेस्ट उस ऑर्डर, क्योंकि हम सिलेबस तो 20 से स्टार्ट किए ना, तो टेस्ट आई थिंक उस ऑर्डर में नहीं है, लेकिन एक एट द एंड सारा टेस्ट आ जाएगा 1 बाय 1, तो मुझे लगता है वो ऑर्डर में जरूरी नहीं होगा। सो सर अच्छा, थोड़ा जल्दी करवा दीजिए लास्ट तक, मतलब। हाँ हाँ, अभी टाइम बहुत है। टेस्ट मेन क्या, एग्जाम में आपके 1 महीने कम से कम अभी है, तो एक लास्ट के 15 डेज में ज़्यादातर टेस्ट पे ही फोकस करना है। अभी आप थोड़े से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, बुक के क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, PYQs, ये सब बाहर से प्रैक्टिस करो। सिलेबस को ढंग से देखो, जो जो टॉपिक्स नहीं आते हैं उसको कवर करो, रिवाइज करो। टेस्ट पे ज़्यादा फोकस लास्ट के 15 डेज में करो। लास्ट के 15 डेज या लास्ट के, है ना, 20 डेज में आप डेली 1 1 2 2 टेस्ट दे सकते हो, तो उससे आपका चेक हो जाए ना कितनी प्रैक्टिस हुई है, ये है। सो अभी प्रोसेस में है, हो जाएगा, मैं बोल देता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी का तो अपलोड हुआ होगा, प्रोबेबिलिटी के तो बहुत सारे टेस्ट हैं, सो वो हुआ होगा। डिफरेंशियल क्वेश्चन बनवा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी का ही अपलोड हुआ होगा। सर बस वो टॉप मॉक टेस्ट में नाम लिख देंगे तो अच्छा होगा। हाँ, कि उनको बोल दो चैप्टर्स नाम लिख देंगे टॉपिक वाइज ना, किस टॉपिक का है, वही ना, ठीक है। टेस्ट पे जी सर। टॉपिक का नाम लिख देंगे तो अच्छा रहेगा ना। सर मैंने टॉपिक का नाम देखने के लिए सारे टेस्ट खोल लिए थे, ठीक है, क्या क्या मिला और उसमें? फिर मैंने सर सारे रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी के थे, अच्छा, फंक्शन और प्रोबेबिलिटी के ज्यादा थे। मतलब रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी और फंक्शन, कैलकुलस। नहीं सर, फंक्शन PDF CDF वाले। अच्छा, इसके मतलब वो, अच्छा रैंडम वेरिएबल से सारे क्वेश्चन हो गए, रैंडम जी सर। वेरिएबल के। स्टैंडर्ड सर डिस्ट्रीब्यूशंस फिर के नहीं थे?
सर स्टैंडर्ड मैं डिस्टेंस। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का ढूंढ रहा था तो फिर मैंने पांचों हटा दिए, मतलब मैंने कोई सा ही नहीं दिया फिर। नहीं कोई दोबारा री अटेम्प्ट का ऑप्शन है, आप वो टेस्ट दोबारा दे सकते हो, ये है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सर उनको आप बोलोगे तो री अटेम्प्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ हटा देना उनको, मतलब रीसेट कर देना मेरे से। हाँ हाँ वो हो जाएगा। आपने रिसेट क्यों करना, वो उधर से री अटेम्प्ट कर देंगे तो आप री अटेम्प्ट दे हाँ पाओगे, सर। पुराना आपका डिलीट हो जाएगा जो आपने दिया होगा वो। जी सर यही कह रहा था। हो जाएगा वो। तो ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बोल दिया तो अपलोड हो जाएगा। सर जैसे कि ये जो टेस्ट आप हमें बना के दे रहे हो, हाँ इसके अंदर जैसे जो सीयूईटी पीजी से पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स थे, उसके भी क्वेश्चंस हैं क्या इसके अंदर? मिल सकता है, जरूर नहीं सेम क्वेश्चन, हम पीवाई क्यू अलग से अपलोड करवाएंगे। तो ये कुछ बाहर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो जस्ट आपके मॉक के लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, उसके भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ उसके भी होंगे, प्रैक्टिस के लिए वो भी मिलेंगे आपको। वो भी क्वेश्चंस होंगे जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है सर। हम्म। हम्म। सर ये जो चेंजेस बोले हैं ये आज तक हो जाएंगे, क्योंकि आज मेरे को एक तो टेस्ट देना था। हाँ हाँ वो मैं बोल दिया हूँ उसको, मतलब उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वन बाई वन करेंगे, तो ये आपको कल तक आपको जो आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। सर आज नहीं मिलेगा क्या आईडी पासवर्ड? हाँ तो आज रात तक हो सकता है मिल जाए, तो इनको मैंने बोल दिया आपका नाम, आप टेक्स्ट कर दो इनको, है ना, कि इनको मैंने बोला है, तो आप उनको बोलो भेज देंगे आपको वो। सर मतलब मैं तो काफी बार बोल चुकी हूँ, हाँ और मैं कैसे? ठीक है, वो मैंने बोल दिया है तो मिल जाएगा आपको, है ना। बट अगर फिर भी रिमाइंड करा दो कि सर ने बोला होगा आपको, ऐसा बोल दो, तो वो आपको है ना बना के दे देंगे। ठीक है सर। हम्म। सर आपने आज जैम का पेपर देखा एमएस का? नहीं अभी तक तो नहीं देखा, अभी 9 बजे से क्लास लेता हूँ फिर देखता हूँ, अभी तो देखा नहीं मैंने। ठीक है सर। हाँ तो बाकी आप जैम के यूनिट वाइज टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सीयूटी के जो सिलेबस है ना, तो जैम का फुल सिलेबस सीयूटी में है। तो जैम के यूनिट वाइज टेस्ट जो अपलोड हुए 50 टेस्ट जैम के यूनिट वाइज 100 हुए थे अपलोड, 100 मॉक टेस्ट जैम के अभी अपलोड हुए थे यूनिट वाइज, तो वो भी मैं बोलता हूँ वो आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो जो सीयूटी वाले बच्चे हैं, तो उससे आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे। 50 है ना वो 100 यूनिट वाइज टेस्ट वो होगा, फिर बाकी सीयूटी के अलग से 30-40 टेस्ट अपलोड होंगे। तो बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जैम का जो टॉपिक यूनिट वाइज है वही टॉपिक्स तो यहाँ भी है, बस वो है, तो प्रैक्टिस वहाँ से भी करेंगे तो नुकसान नहीं होगा।
चलिए जी कंटिन्यू करते हैं तो हाँ हाँ ओके चलो तो ठीक है ना, इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आओ, 7th पे। एक्चुअली हमारे यहाँ सब लोग यहाँ काम नहीं करते ना, बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम, हमारे साथ 20-30 लोग काम, लेकिन सब वर्क फ्रॉम होम वाले लोग हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है ना। अब यहाँ हो तो अभी आपका काम हो जाता, ये है तो मैंने बोल दिया है एनीवे। तो देयर आर 3 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो 3 बॉक्स है आपके पास और सब में क्या है, 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ऑल द बॉल्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट इन कलर, ऑल बॉक्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट इन कलर, मतलब डिफरेंट कलर्स के हैं ऐसा। अच्छा बॉक्सेस आइडेंटिकल है मतलब व्हाइट जैसे है तो व्हाइट के है ना, बॉक्स तो मतलब बॉल्स आइडेंटिकल ही होंगे, मतलब ठीक है, एंड कलर बस अलग हो सकता है, तो व्हाइट और ब्लैक टाइप का। बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स टू द सेकेंड बॉक्स, तो 3 बॉक्स है ना, ईच कंटेनिंग 4 व्हाइट 5 ब्लैक, 4 व्हाइट 5 ब्लैक, 4 व्हाइट 5 ब्लैक, ऑल द बॉल्स है, ठीक है ना। अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स टू सेकेंड बॉक्स, ठीक है, एक बॉल आपने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया। देन अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेकेंड बॉक्स टू थर्ड बॉक्स, एक यहाँ से आपने यहाँ ट्रांसफर किया, ठीक। फाइनली अ बॉल इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम थर्ड बॉक्स टू फर्स्ट बॉक्स, फिर आपने यहाँ से यहाँ एक बॉल ट्रांसफर किए, ठीक। probability that each box will contain exactly same number of balls as in the beginning is, बताइए। कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस प्रोसेस रिपीट करने के बाद उन बॉक्सेस में क्या होंगे, ईच बॉक्स विल कंटेन एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ बॉल्स एज इन द बिगिनिंग, जितना बिगिनिंग में था, मतलब जितने व्हाइट है उतने ही रहेंगे, जितने ब्लैक है उतने ही रहेंगे। तो सोचिए यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बताइए, मतलब एक इसमें से कौन सा बॉल यहाँ ट्रांसफर करेंगे, फिर कौन सा इसमें ट्रांसफर करेंगे, कौन सा, सो एक एक करके, सो दैट एंड में जितना इसमें था शुरू में उतना ही रहेगा एक्सपेरिमेंट के बाद भी। क्या क्या हो सकता है, एक तो ऑप्शन सर है इसमें 2 केसेस होंगे। कि व्हाइट व्हाइट व्हाइट, एक ये ऑप्शन है कि यहाँ व्हाइट ट्रांसफर हो, यहाँ भी व्हाइट यहाँ भी व्हाइट, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये ना। फिर ब्लैक 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 ये है, मतलब यहाँ से ब्लैक एक इसमें भेजे, फिर एक ब्लैक इसमें करे, फिर एक ब्लैक इसमें आए, तो सेम ही रहेगा। और केस क्या बन सकता है कुछ, क्योंकि अगर यहाँ मान लो हमने व्हाइट से ब्लैक कर दिया तो यहाँ एक मतलब यहाँ व्हाइट भेजा मान लो, तो इसमें व्हाइट बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से ब्लैक भेजोगे तो कम हो जाएगा। तो यही 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ट्रांसफर है, या तो एक जो बॉल ट्रांसफर हो रहा है पहला व्हाइट 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 ट्रांसफर होगा, या ब्लैक 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 होगा, यही 2 पॉसिबिलिटी है। निकालो प्रोबेबिलिटी, तो आइदर दिस और दिस, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ से एक बॉल आपको निकालना है जो कि व्हाइट होगा, सो व्हाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने व्हाइट है यहाँ पे, 4 आउट ऑफ 9, एंड दूसरा बॉल भी 4 आउट ऑफ 9, तीसरा भी होगा 4 आउट ऑफ 9। नहीं सर, हाँ। सर वो 5 आउट ऑफ 10 होगा। अच्छा सॉरी, हम क्या सर निकाल बाकी रहे हैं, 2 केसेस में। ओ एक मिनट, हाँ हाँ सब एक, हाँ राइट राइट, क्योंकि एक बॉल बढ़ गया ना यहाँ पे, एक मिनट, हमने यहाँ से क्या किया, एक व्हाइट उठाए यहाँ डाले, तो अब कितने बॉल हो गए इसमें, सर 5 व्हाइट और 5 ब्लैक, राइट राइट है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखने में गलती हुआ ना, हाँ पहला बॉल हमने निकाला तो एक व्हाइट और सर निकाला, वो इसमें डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा। 10 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो बाकी लोग, पहला व्हाइट लिया तो इसमें क्या हुआ, एक व्हाइट इसमें बढ़ गया ना, तब 5 व्हाइट 5 ब्लैक हो गया। अब हम एक व्हाइट निकाल रहे हैं तो 5 आउट ऑफ 10, फिर यहाँ एक व्हाइट चला गया, फिर निकाल रहे हैं, हाँ अब सही है। एंड और सर मतलब फर्स्ट में भी डिनोमिनेटर में 8 आएगा ना फिर, क्यों, नहीं नहीं अभी तो क्योंकि 9 उधर है तो ना, बॉल, अभी कितने बॉल है, सर 9 इधर काउंट हो गए तो फिर एक उधर कैसे जाएगा। अरे पहले हम एक बॉल इसमें से निकाल रहे हैं, निकालो बॉल, निकालने जब निकाल रहे हैं तब कितने इसमें हैं, सर 9, हाँ तो 9 है, 8 क्यों होगा, 8 तो बाद में, भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी मुझे एक बॉल निकालना है, वो व्हाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/9। अब वो व्हाइट तुमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर जब हो गया अब एक बॉल तुम ड्रॉ करोगे जो इसमें ले जाना है, तो जब ट्रांसफर यहाँ से यहाँ व्हाइट चला गया तो इसका काम खत्म हो गया, अब इस पर क्यों सोचेंगे, यहाँ सोचेंगे ना, तो यहाँ 5 व्हाइट और 5 ब्लैक हो गया। अब जब बॉल ड्रॉ किया तब यहाँ 9 है,
जब यहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं बॉल तब यहाँ 10 है एक्चुअली। ओके सर। हाँ, सिमिलरली ब्लैक वाले केस में यही आंसर आएगा, 4/9, 5/10, 5/10। चेक कर लो एक बारी। सर उधर 6/10 होगा। कहाँ पे? ओ अच्छा, फिर से ब्लैक वाले अरे रे 5 ज्यादा है ना, एक मिनट यहाँ सब में, यहाँ 5/9, यहाँ सर स्टार्टिंग में 5 ही होगा, 5/9। हाँ हाँ वही बोल और रहा हूँ, second 5/9, 6/10, 6/10, वही मिस्टेक फिर से हुआ। ठीक है देख लो, क्योंकि एक बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ब्लैक निकलने, यहाँ मतलब ध्यान नहीं दिया मैंने, 4 के लिख दिया ना, तो यहाँ 5 ब्लैक है। ठीक है, तो एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/9, तो ये 5/9 है। अब एक ब्लैक बॉल इसमें ट्रांसफर हो चुका है, तो अब इसमें आपके पास कितने हैं? 4 व्हाइट 6 ब्लैक है एक्चुअली। नाउ यू हैव 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक। तो एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं और ब्लैक चाहिए मुझे, तो 6/10। अगेन एक ब्लैक यहाँ ट्रांसफर हुआ तो 6/10। चेक कर लो भाई, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, पहला ट्रांसफर व्हाइट, दूसरा ट्रांसफर व्हाइट, तीसरा व्हाइट, तो ये हुआ पहला ब्लैक, दूसरा ब्लैक, तीसरा ब्लैक। अब सही है देखो, तो इससे क्या आंसर आएगा? यहाँ है 5/9 बिकॉज, सर ए ऑप्शन। ठीक है ना, अब सही है ना कैलकुलेशन। सो ए आ रहा है देख लो, तो इससे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सो 5 2 से कट जाएगा ये, तो उस तरह से आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। ठीक है, तो इस तरह प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको बहुत करना होगा ताकि गलतियां ना हो, है ना। जैसे शुरू में मैंने ऐसे ब्लाइंडली लिख दिया था, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस स्टेप में, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, ठीक है आगे देखिए। सो नेक्स्ट क्या है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है, जो कल हम लोग थ्योरी किए थे कल परसों। चलिए इसको ट्राई कीजिए। कह रहा है मीन ऑफ एन आइटम इज एक्स बार। आपके पास एन नंबर्स हैं, लेट्स से x1 x2 xn है मान लो, x1 x2 और xn आपके पास नंबर है, और इसका जो मीन है वो x बार है। अब कह रहा है कि इफ दीज एन आइटम्स आर सक्सेसिवली इंक्रीज्ड बाय दिस, तो अब आपका डेटा हो जाएगा x1 + 2, दूसरा हो जाएगा x2 + 2 स्क्वायर, और ये xn + 2 की पावर n। तो है ना, एन आइटम्स को सक्सेसिवली इंक्रीज किया इससे, तो पहले आइटम में 2 ऐड हुआ, दूसरे में 2 स्क्वायर, एंड nth में 2 की पावर n। तो पूछ रहा है अब एवरेज कितना आएगा बताओ। तो इन नंबर्स का मीन आपसे पूछ रहा है, बताइए। सो व्हाट इज एवरेज ऑफ दीज नंबर्स? न्यू मीन इज, सो व्हाट इज द न्यू मीन? So this x bar was 1/n summation xi, है ना। Now what is their new mean? x है ना, मान लो x स्टार बार कर देता हूँ, मतलब न्यू मीन। व्हाट इज द न्यू मीन? कैलकुलेट करो, इजी है। सर ऑप्शन 4 आ रहा है। फोर्थ आएगा, ओके। बाकी लोग देखिए, तो सिंपल है ना, ये बस ऐड करना है यहाँ पे आपको, क्या करना है, तो ऐसा हो जाएगा x1 + 2, फिर x2 + 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, xn + 2 की पावर n होल अपॉन n, यही है। तो x1 x2 को अलग कर लो, तो x1 से लेके xn तक अलग अपॉन n, बाकी हो गया 2 + 2 स्क्वायर 2 की पावर n अपॉन n। तो ये तो x बार ही है। अब इसको सम कर लो जीपी के फॉर्मूला से, है ना, तो जीपी का फॉर्मूला लगा लो, आएगा। सो 2 की कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। सो फर्स्ट टर्म इंटू r की पावर n -1 अपॉन r -1, तो 2 - 1 1 ही हो जाएगा, और n एज इट इज। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 × तो इसको ओपन करके देख लो, तो ये आ जाता है। ठीक है, किसी को डाउट है देखो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास 9th क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि अ डाई इज रोल्ड 3 टाइम्स। ठीक है, तो वो डिस्क्रिप्टिव का था। अ डाई इज रोल्ड 3 टाइम्स, E1 डिनोट द इवेंट गेटिंग द नंबर लार्जर देन द previous number each time. E2 denote the event that the number forms an increasing AP. Then what is the probability of E2 given E1 and so on? निकालिए, ट्राई करो, ट्राई करके देखो क्या आता है।
हुआ जी, आंसर आया कुछ? तो सैंपल स्पेस तो आप लोग जानते ही हैं, डाई को रोल किया 3 टाइम्स, है ना, तो इस तरह से 1 1 1 ऐसा करके चलता रहेगा 6 6 6 तक टोटल, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 216 इतना रहेगा। अब E1 डिनोट इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लार्जर देन द प्रीवियस नंबर ईच टाइम। तो ये मतलब E1 में कुछ ऐसे नंबर्स हैं, अगर मैं E1 लिखूं लाइक कुछ ऐसा है, मान लो x1 x2 x3 ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जहां x1 लेस देन x2 लेस देन x3, ऐसा ना, x1 पहले बार में जो है, x2 दूसरे बार, x3 बार लार्जर देन दिस। और E2 जो है ये आपके पास पूछ रहा है कि x1 x2 x3 ट्रिपलेट होगा जहां नंबर AP में है, इंक्रीजिंग AP में, ठीक है ना। सो x1 लेस देन x2 लेस देन x3 तो है ही, लेकिन अगर AP में है ये, तो x1 अगर मान लो A है तो x2 A प्लस D टाइप का होगा एंड x3 A प्लस 2D टाइप का होगा, AP में होगा इस तरीके से। सो बताओ कंडीशनल क्या होगी, है ना। तो सब में गिवन E1 है, तो आपको मेनली निकालना हर पार्ट में E2 गिवन E1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1। सो ये हो गया E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इंटरसेक्शन में क्या होगा, आप यहां से देख पा रहे होंगे कि दिस इज अ लार्जर सेट, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड, तो E2 इज सबसेट ऑफ E1। अगर आप ध्यान से देखेंगे सो यू विल रियलाइज कि E2 इवेंट इज सबसेट ऑफ E1 इवेंट, ठीक है। E2 जो है वो सबसेट है E1 का, सो E2 इज सबसेट ऑफ E1। तो E2 इज सबसेट ऑफ E1, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सो नाउ इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऐसा है जी। इंटरसेक्शन ही है ना, E2 सबसेट है, E2 में कम एलिमेंट होगा ना क्योंकि E2 रेस्ट्रिक्टेड है, E1 में कोई भी हो सकता है। तो E2 E1 इंटरसेक्शन E2 जो होगा वो छोटा वाला आएगा, E2 आएगा, ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब आप E2 E1 की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो, सो यू हैव टू काउंट। एक तो इक्वल वाले 6 है उसको हटा दो तो बचे 30। अब 30 में, है ना, इक्वल वाले 6 है ना, सो वैसे इक्वल वाले तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले कितने बनेंगे, देखो कितने बना सकते हैं, नहीं सॉरी 36 क्यों करें, यहाँ तो वो है ना, ट्रिपल है ना, तो 6 6 चल रहा है, हाँ इक्वल वाले 6 है सर ना, 216 लेंगे। सारे आ जाएंगे इसमें। हाँ 216 सैंपल सर स्पेस इसका में, कोई शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट ट्रिक नहीं है? हाँ वो देखना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक क्या बना सकते हैं। सो मुझे लग रहा है हाँ मतलब ऐसे बना सकते हैं ना, जैसे ये 3 नंबर है तो हमें क्या करना है 3 फैक्टोरियल, और AP में कितने आएंगे, सो AP के लिए मतलब E2 में तो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ उसमें काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं, E2 में बहुत ज़्यादा एलिमेंट थोड़ी आएगा, E2 में तो AP टाइप के कितने बनेंगे, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा मुझे लगता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पूछूं आपसे कि कॉमन डिफरेंस 1 का है तो ऐसे कितने बनेंगे 1 2 3, सर E2 में 6 एलिमेंट्स आएंगे। हाँ क्योंकि ज़्यादा तो आएगा नहीं, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6, ये जब कॉमन डिफरेंस 1 है वो वाला है, कॉमन डिफरेंस 2 वाला 1 3 5, कॉमन डिफरेंस 2 वाला और 2 4 6, और आगे कर नहीं सकते आप, कॉमन डिफरेंस 3 वाला बनेगा नहीं। तो E2 में जस्ट 6 एलिमेंट है, तो ये तो E2 प्रोबेबिलिटी इजीली आ जाएगी, है ना। तो E2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 6 आउट ऑफ 30 सॉरी 216, E2 हैज 6 आउटकम आउट ऑफ 2, ऑल आर इक्वली लाइकली, यहाँ सारे इक्वली लाइकली हैं, so 6 out of 216। now the challenge is to find number of element in E1, बताइए कितने होंगे। तो यहां जो होगा 3 फैक्टोरियल 6 होता है ना, तो ईच पेयर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो होगा कि 1/6, तो ये 30/216 36/216 टाइप का कुछ आएगा।
ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसमें इक्वलिटी वाले हटाने पड़ेंगे ना मुझे, तो इक्वलिटी वाले हटाने पड़ेंगे, तो ये नहीं काम करेगा। यहाँ पे जैसे 1 2 3, अच्छा एक एक फिक्स कर देते हैं, उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो अगर हम एक एक फिक्स करूँ, कोई शॉर्टकट हमें समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैनुअली, जैसे ये मैनुअली हमने काउंट कर लिया 6 है, ये एलिमेंट्स E2 के हैं, है ना, E2 में जस्ट 6 एलिमेंट है। व्हाट अबाउट E1, E1 में कितने एलिमेंट होंगे, बहुत मुश्किल तो नहीं हो सकता, 1 2 के साथ कितने बनेंगे, फिर उसके हिसाब फिक्स कर लेते हैं। जैसे एक मैंने 1 2 रख दिया, तो कितने होंगे फिर 1 3 1 4, इस तरह से करना पड़ेगा, काउंट करके देखते हैं, काउंट ही करना मुझे लगा ठीक लगता है। शॉर्टकट क्या करेंगे इसमें, कोई सर फॉर्मूला मेरे है? तो 20 पेयर आ रहे हैं इसमें, हैं 20 पेयर आ रहे हैं इवन में। 20 आ रहा है, अच्छा। तो अगर मैं ऐसे देखूं, इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, तो मेनली हमें यहाँ पे 6 मिल चुका है, अब E1 में काउंट करना है कितने हैं, तो बाकी हमारा काम तो ऐसे ही हो गया है। तो अब इसको अगर मैं उधर सॉल्व करूँ, सो देखो, तो ये मिटाना नहीं पड़ेगा, मतलब ये वहाँ रहेगा ना, ठीक है, ये इधर आ गया, अच्छा इसमें ही आ गया, हटाओ। तो देखो इसमें जो होगा ना हमारे पास, ये जो था, तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, है ना, 9 कर रहे हैं। सो हमें ये समझ आया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 जो है वो 6 है, वो क्या है वो भी लिख लिया था। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 चाहिए मुझे, तो इससे काम होगा। तो E1 में जैसे मैं अगर काउंट करना चाहूँ, और इस ऑर्डर में E1 में कैसे एलिमेंट है, x1 लेसन x2 लेसन x3 टाइप का, तो जैसे 1 2 के साथ कितने बनेंगे, अगर मैं वैसा 1 2 वाला पेयर कर दूं, तो 1 2 3 1 2 4 1 2 5 एंड 1 2 6। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आता है कि 2 लिया तो आगे के सारे नंबर आ जाएंगे, तो ये बनेगा। फिर ऐसे अगर मैं 1 3 फिक्स करता हूँ, तो फिर उसके कितने बनेंगे, तो ये बना हमारे पास, 2 के बाद 4 नंबर है, 1 3 करेंगे या 3 आएगा, है ना, जब यहाँ पे आ सकता है 4 5 6, तो वैसे 3 आएंगे। फिर 1 4 लिखेंगे तो इसके आगे वाले 2 मिलेंगे, फिर 1 5 वाले लिखेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि 1 5 6 ही होगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से इतना आ गया। अब ऐसे ही बाकी काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंट ही करना पड़ेगा, कुछ ऑटो में समझ तो नहीं आ रहा, तो इस तरह से ही करके देखते हैं। तो 1 2 से ये हो गया, अगर 1 2 मतलब दो हमने 1 फिक्स कर दिया पहला, तब ये हुआ। अगर 2 फिक्स करेंगे, सो 2 3 के साथ करते हैं, तो 2 3 4 5 6, 3 ऐसे आएंगे ये वाले, फिर 2 4 करेंगे तो 5 6, यहाँ 2 मिलेगा, 2 5 करेंगे तो 6 1 मिलेगा, ठीक है, ऐसे काउंट कर लो। ये हो गया 2 2 वाला। फिर 3 वाला देखेंगे तो 3 के साथ 4 रहेगा, तो 5 6 दो पॉसिबिलिटी, यहाँ 2 आएगा, और फिर 3 5 करेंगे तो 6 एक ही पॉसिबिलिटी है। बहुत ज़्यादा इसमें मुझे लगता है टाइम नहीं लगेगा काउंट करने में भी, ठीक है ना। पहले मैंने पहला आउटकम 1 फिक्स किया, फिर क्या हो सकता है 1 2 1 3 इससे करके हमने देख लिया कितना होगा। फिर ऐसे ही 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5। अब मैं 4 से आता हूँ, सो 4 5 6, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, एक ही बनेगा, 5 से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, काउंट कर लो। सो 1 पूरा काउंट करो कितना आया, 4 + 3 7 7 + 2 9 1 10 11 13 14, फिर कितना 14 + 2 16 16 + 3 19 एक 20, सही है। सो दिस इज 20। सो हो गया। सो हमें चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब E2 अपॉन E1 चाहिए था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो E2 गिवन E1 था, यही था। सो दिस वाज जस्ट 6/20, कितना 3/10 0.3। तो मतलब इस तरह से बहुत मुश्किल नहीं है काउंट करना, ठीक है ना, तो वैसा है। तो हमने E2 के एलिमेंट भी काउंट किए हैं, E1 के एलिमेंट भी काउंट किए हैं, तो हमें मिला है 6/20 इज द आंसर, ठीक है। तो 6/20 इसका आंसर है 0.3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो पहला पार्ट है। किसी को डाउट है इसमें, देख लो।
सो ये सब PYQ है, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि ये रैंडम वेरिएबल का, लेकिन PGF है, जब प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन दे दिया है। ओके PGF कह रहा ना, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन सिलेबस। चलो ये तो भी आउट ऑफ सिलेबस, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है। हम अभी क्या पढ़े हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो छोड़ो रैंडम वेरिएबल, इसको अभी इग्नोर करो। ये भी CDF वाला है, इसको इग्नोर करते हैं। ये देखो, इसको क्या बोल सकते हैं, ENF 2 इवेंट है इस तरीके से कि PE लेस देन इक्वल टू PF है, दोनों पॉजिटिव है, तो PE लेस देन इक्वल टू PF है। तो देखो इट डज नॉट गारंटी, मैं बता दूं आपको, इट डज नॉट गारंटी कि E इज सबसेट ऑफ F, ठीक है ना। सो दिस डज नॉट गारंटी कि E सबसेट F का होगा। ऐसे इवेंट्स आपको मिल जाएंगे जहां E सबसेट नहीं है F डी का, ऑप्शन। है ना। तो यहां से आएगा अकरेंस ऑफ E इंप्लाइज अकरेंस ऑफ F, नो नेसेसरी। अकरेंस ऑफ F विल इंप्लाई अकरेंस ऑफ E, सो F इंप्लाई जरूरी नहीं है। नॉन अकरेंस ऑफ E इंप्लाई नॉन अकरेंस ऑफ F। तो आपको बताऊं कि ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। 2 और 3 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि एक दूसरे का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसमें ये तो होगा नहीं, और ये 2 सही होंगे नहीं, तो D सही है। हाँ ठीक है जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो D इज करेक्ट आंसर जी। अब आते हैं 13th क्वेश्चन में। 13th क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट A एंड B ऑकर, एग्जैक्टली वन मतलब 2 है ना, तो A विल ऑकर देन B विल नॉट ऑकर, और इफ B विल ऑकर देन A विल नॉट ऑकर, ये कहना चाह रहा है। सर ए। और इंडिपेंडेंट भी सर बोल, फर्स्ट। है ना, और इंडिपेंडेंट भी बोल दिया आपको, तो इंडिपेंडेंट भी बोल दिया तो ऐसे कर, या तो इंडिपेंडेंट जरूरत ही नहीं है। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना अभी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और इसका प्रोबेबिलिटी था प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन B। सो ये आ गया, ठीक है, तो जस्ट ये आ गया, है ना। A इंटरसेक्शन B सेम, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A माइनस B, A विल ऑकर एंड B विल नॉट ऑकर, and plus probability B will occur, A will not occur, क्योंकि बोला only one, exactly one will occur, so when A will occur B will not occur, तो A minus B, when B will occur A will not occur, B minus A। ये भी probability क्या है निकालिए। bag 1 contain 3 red 4 black, 3 red 4 black, bag 2 contain 5 red 6 black, one ball is drawn at random from bag 1 and it is found to be black, bag 1 bag 2। कह रहा है कि one ball is drawn at random from one of the bags, अच्छा one of the bags, पहले 2 bags है, randomly you will choose 1 bag and from that you will choose 1 ball, and they said you that the ball is found to be black। so event given event क्या है, so ये आप 12th क्लास के NCERT का क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको। so E1 है कि like you may choose bag 1, E2 is you may choose bag 2, this is the partition of sample space, you have 2 possibilities, and event A is selected ball is black or drawn ball is black, so what they are asking, the probability that it was drawn from bag 2, so what is the probability of event E2 given A। so now since there is a partition, so you have to apply Bayes theorem, है ना। ये क्लास 12th में इस तरह क्वेश्चन है। सो बेस थ्योरम लगाओ, बेस थ्योरम का फॉर्मूला है ये, सर ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो सो दिस इज द बेस थ्योरम फॉर्मूला फ्रॉम क्लास 12th NCERT बुक, है ना, मतलब जो भी 12th क्लास में था उसमें ही, तो यही हमारे सिलेबस में भी है, सिक्योरिटी में भी है, जस्ट पुट कर लीजिए। कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, सर थर्ड। थर्ड, अच्छा थर्ड वाला है, 21 और 43। तो चेक कर लीजिए बाकी लोग कर पाएंगे या मैं सॉल्व करूं। इजी है, यू हैव टू ड्रॉ वन ऑफ द बैग्स, सो ईच की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2, तो ये 1/2 और ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो। नाउ इफ यू चूज बैग 2, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, है ना। इफ यू चूज बैग 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, इफ यू चूज बैग 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। तो आसान है। सो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे दिखेगा, सो if we choose back to, what is probability getting black ball, black is 6 out of 11, देख लो, and upon, ये तो कैंसिल कर चुका हूँ, हाफ हाफ है, अगर लिखना चाहो तो ये हाफ है, दिस इज हाफ इनटू दिस,
ऐसा हो जाएगा। एंड अगेन डिनोमिनेटर में ऐसे ही हाफ इंटू इसका, ये हाफ लिख रहा हूँ इसका, इफ वी चूज फर्स्ट बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक, इट इज 4 out of 7 एंड हाफ इंटू, आई थिंक आप लोग विजिबल नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा 6/11, ठीक है। तो कैंसिल होके आ जाएगा 6/11 और यहाँ है 4/7 प्लस 6/11, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इससे आ जाएगा जैसे इन्होंने बताया, मतलब बेस थ्योरम, सिंपली अप्लाई बेस थ्योरम। क्लास 12th में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो वहाँ से सॉल्व कर लोगे तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे, जिन लोगों का नहीं है क्लियर अभी तक। ये देखो ट्राई करो। सो दे आर आस्किंग 22 का क्वेश्चन है ना, अभी तक आई थिंक 2021 का था, ये 22 का है। सो 2022 का है। 4 person ABCD टेक टर्न्स इन अ सीक्वेंस ABCD 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 एंड सो ऑन, ठीक है, इन रोलिंग अ फेयर डाई। Out of this 4 person, the one who rolls a 6 for the first time will win the game. So what is the probability that D wins? बताइए आप लोग निकाल के, आसान है क्वेश्चन ये सब क्लास 12th NCERT में, सब 11 12th में है, बेसिक है। सो अल्टरनेटिव रोल चल रहा ना, पहले ए को चांस मिला, ए को जब नहीं 6 आएगा तब बी को चांस मिलेगा, बी को जब 6 नहीं आएगा तब सी को चांस मिलेगा, और सी को भी 6 नहीं आएगा तब डी को चांस मिलेगा। तो डी के पास पहला मौका जीतने का ये आएगा, तो मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देन अगेन इट विल रिपीट, इफ डी डज नॉट गेट 6 then A will get chance, B will get chance, C will get chance, then D will get chance. So now you have to find the favorable outcome to D, क्योंकि आपको D को जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। You have to find the winning of D. So आप फेवरेबल आउटकम ढूंढो एंड उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालो। सो डी कब जीतेगा? सो ए को 6 नहीं आएगा, सो 5/6, बी को 6 नहीं आएगा 5/6, सी को भी 6 नहीं आएगा 5/6, और डी को 6 आ जाए 1/6। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ डी। और सेकेंड वन इज कि लाइक किसी को भी 6 नहीं आया, फिर प्रोसेस यहां तक गया, किसी को भी नहीं आया, और सेकेंड टाइम में डी को 6 आ गया। दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी दैट डी विल विन। तो इसमें क्या होगा, 4 3 7, तो 5/6 7 टाइम आएगा, मतलब 6 नहीं आएगा 7 टाइम, और 8th टर्न जब डी का आएगा, मतलब डी का हालांकि सेकेंड टर्न है, टोटल 8th टॉस होगा, तो 8th टॉस इज द सेकेंड टर्न ऑफ डी, और उसमें अगर आ गया 6 तो जीत जाएगा। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। दिस इज द इनफाइनाइट जीपी। A/1 - R लगाओ तो ये चलेगा ऐसा, 5/6 की पावर 3 1/6, ये 5/6 की पावर 7 1/6, 5/6 पैटर्न समझो, 3 + 4 7, 7 + 4 11 1/6, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ठीक है, निकालिए जी। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सम, जीपी का इनफाइनाइट टर्म का सम होता है A/1 - R। क्या आंसर आएगा? सेकेंड है ना। सो अप्लाई A/1 - R। फर्स्ट टर्म इज 5/6 क्यूब into 1/6 1 - R। R is the common ratio, so common ratio second term upon first term, तो ये चल रहा है 5/6 की पावर 4 जी। देख लो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये कॉमन रेशियो है। दिस यू सिंप्लीफाई, so like he is saying this will come, check। सो टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी बताता हूँ। जब हम लोग कल स्क्यूनेस डिस्कस कर रहे थे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है लाइक नॉर्मल, मैं रफली बना रहा हूँ, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सिमेट्रिक होगा, अरे ये तो कुछ भी और भी आ रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, एनीवे छोड़ो, तो है ना, रफली मान लो रफली मैं सिमेट्रिक बनाना चाह रहा हूँ। तो जो सिमेट्रिक है तो उसमें क्या होता है, मीन मीडियन और मोड इक्वल होता है जी। यस सर। ये है। अब कोई डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या पूछा गया है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट स्क्यूड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो राइट स्क्यूड कैसे बोलते हैं आप लोग, कैसा बनाएंगे तुम लोगों को? पहले तुम्हारे हिसाब से क्या सही होना चाहिए? सिंपल रिजल्ट है और कुछ खास नहीं है ये, गुप्ता कपूर सर वाले। सेकंड ऑप्शन। बाकी लोग चेक कर लीजिए।
क्लियर है? देखो इन करने राइट स्क्यूड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, जैसा भी बनाया हमने। सो राइट स्क्यूड का मतलब है ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा। सो यहाँ पे होगा मोड, मीन मीडियन किधर जाएगा, ये रफली मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये है, और एक केस कैसा बन सकता है, इसमें ऐसा होगा, मान लो इस तरह से है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ तो मोड रहेगा, सो वेयर इज मीन एंड मीडियन। अच्छा स्क्यूनेस क्या होता है, सिमेट्रिक में स्क्यूनेस क्या आता है, इसमें स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी आती है इसकी, इस तरह का डेटा होगा तो इसका स्क्यूनेस क्या होगा, 0 पॉजिटिव नेगेटिव 0। सर 0 यहाँ स्क्यूनेस क्या होगा, और यहाँ स्क्यूनेस क्या होगा, पॉजिटिव। सो ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा आपके पास, एक तो ये इधर से मीन इधर होगा, लेट से दिस इज मीन, दिस नंबर, ये नंबर जो आएगा ये मीन होगा, यहाँ मीडियन होगा, है ना, मीडियन, और यहाँ जो नंबर आएगा मोड आता है इसके करस्पॉन्डिंग, ये मीडियन होगा, और यहाँ पे इधर मीन होगा, रफली बना रहा हूँ मैं, यहाँ मीडियन होगा, सो दिस विल बी मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो जो स्क्यूनेस यहाँ पे है ये क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव, और इसका ये जो तीसरा वाला हमने बनाए हैं इसका स्क्यूनेस नेगेटिव, जो भी आएगा इसका नेगेटिव आएगा, क्या आएगा वो डिपेंड करेगा उस पर, चेक करो एक बारी जी, ओके है। तो यहाँ पे स्क्यूनेस का मतलब होता है कि लेफ्ट स्क्वीड किसको बोलेंगे, वो तो सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक इज, दिस इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये जो है ये आपका सिमेट्रिक है ना, ये जो है आपका सिमेट्रिक है। सो ये क्या है, लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड, क्या बोला उसने, राइट स्क्यूड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सो विच वन इज राइट स्क्यूड, सर ऊपर वाला। सर पॉजिटिव ठीक है वाला। ना, तो ये राइट स्क्यूड है, हाँ पॉजिटिव वाला, ठीक है। एंड ये वाला आपका लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट स्क्यूड है इस तरह से, राइट स्क्यूड, ठीक है। और यहाँ पे स्क्यूनेस 0 है क्योंकि वो सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक नहीं है तो इस दो तरह के केसेस हो सकते हैं, राइट स्क्यूड जिसको पॉजिटिव स्क्यूड बोलते हैं, और नेगेटिवली स्क्यूड मतलब लेफ्ट स्क्यूड, ठीक है। तो इस तरह से ये है, अब यहाँ से इजीली देख पा रहे होंगे रिलेशन अब क्या है, तो यहाँ मीन इज इक्वल टू मीन मीडियन मोड इक्वल है, ये नंबर लाइन है, तो यहाँ पे मीन इज मोर देन मीडियन इज मोर देन मोड, यहाँ मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, ठीक है। तो देख लो अब क्या है, तुम्हारा राइट स्क्यूड था ना, तो इसमें सो मीन जो होगा मोर देन मीडियन मोर देन मोड, किसी डाउट है, मतलब इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, ये है। हाँ यू कैन कोई ऐसा डेटा बना के आप देख सकते हो, ग्राफ बना के यू कैन फाइंड, एग्जाम्पल लेके आप डिस्कार्ड कर सकते हो ऑप्शंस को, यू कैन टेक एग्जाम्पल देन उसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल रिजल्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ये भी डिस्क्रिप्टिव का है, ऊपर वाला डिस्क्रिप्टिव का था, ये भी डिस्क्रिप्टिव का है, जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है जो हमने आपको बताया था कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो इस तरह के आते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ अ डेटा इज गिवन बिलो, ठीक है। पूछ क्या रहा है, देन मीन मीडियन मोड ऑफ द डेटा रेस्पेक्टिवली बी, बताइए कैलकुलेट करके कि इसमें मीन क्या होगा, मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 1 विथ फ्रीक्वेंसी है, तो एक्सआई विथ फ्रीक्वेंसी है। सो आप निकालिए, अगर आप डेटा इसके अगर उसमें लिखना चाहे तो जैसे लिखते हैं ना, यहाँ एक्स आई और यहाँ एफ आई ऐसा है, सो 1 3 5 7 9 इट इज़ लाइक दिस, 1 की फ्रीक्वेंसी 3, 3 की 5, 5 की 4, 7 की 2 और इसकी 1, ये है।
तो इसका मीन निकाल सकते हैं, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, निकालिए कितना आएगा। सर सेकंड ऑप्शन। अच्छा सेकेंड ऑप्शन, बाकी लोग देखिए। तो मोड तो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वन इज 5, यही ना। तो मोड इज 3, तो यहां से मोड तो ऐसे ही क्लियर हो गया, ऐसा है जी, मोड इज 3 एंड मीन होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, इसे निकाल लीजिए कितना आता है ये 4.006, यही ना, निकाल सकते हैं ना जी, सब बचपन में आपने किया होगा ये सब भी, ये जो क्वेश्चन है इस तरह क्वेश्चन 9th-10th क्लास में था, समेशन एफ आई एक्स आई वाला। तो ये आ जाएगा जैसे बता रहे हैं। मीडियन भी आप निकाल सकते हैं कि एन क्या है, इसको ऐड कर लीजिए, है ना। तो एन आपका कैपिटल एन आपका 15 है, सो एन बाई 2 निकालेंगे 7.5, है ना। यहाँ से सी एफ निकालना पड़ता है, तो सी एफ आप निकाल लीजिए 3, 8, 12, 14, 15। तो क्या लिखते हैं, एक्स आई हुज सी एफ कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट मोर देन एन बाई 2, तो एन बाई 2 से जस्ट मोर वाला ये है, तो यही नंबर मीडियन भी है। किसी को डाउट है देख लो, ये हमने थ्योरी डिस्कस किया था उस दिन, अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको मैंने थ्योरी उस दिन लिखाए थे। सो मीन 4.006, मीडियन मोड 33, फाइन। कुछ डाउट है तो पूछना। तो नेक्स्ट वन इज अगेन प्रोबेबिलिटी, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन था ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, आपको अलजेब्रिक कैलकुलेशन करने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का फॉर्मूला लगा के यू हैव टू डू कैलकुलेशंस, कीजिए, है ना। ए यू हैव, बी यू हैव, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इट इज लाइक ए माइनस बी 0.3, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.3, तो यहाँ से आपको ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, कितना, ए में से 0.3 घटा दो, ए है 0.5, तो ये 0.2 हो गया, तो आपको ये डेटा मिल गया यहाँ से, ठीक है। सो यू हैव दिस डेटा एंड यू हैव दिस नंबर, नाउ यू जस्ट अप्लाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले किया था, सेम तरीके से आप खुद करके देखिए। ये सिमिलर क्वेश्चन ही लग रहा है ऐसे तो, लेकिन वहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ यूनियन है ना, यही है। तो इसको खोल दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से फिर से, तो यहाँ से हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन एंड इसको खोलो, सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को तो डायरेक्टली दिया था, ये हो गया। अब बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 5 यूनियन समथिंग समथिंग, सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो ये डायरेक्टली पुट कर देता हूँ नंबर, सो बी इंटरसेक्शन ए रहने दो अभी, यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी 0.5, बी कॉम्प्लीमेंट 0.7, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 0.3, तो यहाँ से आया बी इंटरसेक्शन ए जो हमारे पास दे रखा है, हमने निकाला 0.2, तो ये 5, 7, 12 - 3 0.9, तो ऐसा जी 2/9 चेक करो। तो यहाँ अलजेब्रिक कैलकुलेशंस हैं, ये आपको आने चाहिए, सेट थ्योरी का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लगा, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है, 5 समथिंग यूनियन 5 समथिंग, एंड दैट्स, चेक कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, देखिए क्या आएगा।
ये 2022 का है कि ए की प्रोबेबिलिटी एक्स है, बी की प्रोबेबिलिटी वाई है, तो बी गिवन ए क्या होगा, ठीक है। है ना, इस तरह से है। है ना, ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ना दोनों ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते, बाउंड हालांकि स्ट्रिक्ट बताना मुश्किल है ना। जैसे एक मैं ढूंढ सकता हूँ कि दिस क्वांटिटी जो है ना लेस देन इक्वल टू, ये तो एक्स हो गया ना, यहाँ से तो अभी तक तो यही है, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन एक्स, इस तरह से है। तो यहाँ से ये लोग क्या अप्रोच यूज़ किए मैं वो बता देता हूँ। ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी, राइट। तो यहाँ से पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो यहाँ से क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस, नहीं ये इधर चला गया ना, तो एक्स प्लस वाई माइनस 1 ऐसा आएगा, देखो वो यूज़ कर लेंगे। तो एक तो ये है, तो मोर देन इक्वल टू ये आ गया, लेस देन 1 कर दो, तो दोनों करेक्ट हो सकता है। यहाँ से क्या समझ आया कि ये जो मोर देन इक्वल टू दिस है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके बीच होगा 1 कर दो यहाँ पे, मैक्सिमम 1। तो एक ये भी तरीका से निकाला जा सकता है कि ये होगा कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इससे ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। डिवाइड कर दो x से इसको, तो x से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ भी x से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी x से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर डी वाला आ जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, एग्जाम में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी होते हैं? नहीं होगा सिंगल करेक्ट ही। अगर मल्टीपल करेक्ट आ जाता है तो जब आंसर की आते हैं तो क्लेम करने का ऑप्शन, अभी जैम में आंसर की आज आया है तो आप 5 दिन का उन्होंने टाइम दिया है कि आई थिंक 15 से 20 तारीख तक का, कि आप उसमें क्लेम कर सकते हो कि जो आपको लगता है गलत आंसर है, सो यू कैन क्लेम दैट। देन उसका प्रोसेस वो रीथिंक करेंगे, मे बी सम डिस्कशन होगा, एंड इफ दे एग्री विथ योर पॉइंट देन मार्क्स टू ऑल होगा। तो ये यहाँ भी होता है, सीयूटी में भी लास्ट ईयर 2024 में 15 क्वेश्चन गलत थे सीयूटी के पेपर में, आप देखोगे तो 15 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट मार्क्स टू ऑल हुआ था अराउंड। आप आंसर के देखेंगे उसमें पता चल जाएगा 12-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मार्क्स टू ऑल हुआ है एंड में। सो वैसे क्वेश्चन जहाँ मान लो ये भी सही है, मैं ये प्रूफ करके दिखाया, ये भी प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से मैंने ये वाला अप्रोच यूज़ किया, ठीक है, कि मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ से मैंने ये प्रूफ किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस 1 होगा। ये भी यहाँ से इससे निकल के आया ये चीज़। और ये जो है नहीं, मोर देन इक्वल टू ये होगा, और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये वाला अप्रोच यूज़ किया हमने अभी। इससे दूसरा तरीका ये भी है कि मैं बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन भी पी ए प्लस पी बी से कम होगा, ये भी तो कर सकता हूँ। कि मैं अगर आपसे बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए इंटरसेक्शन बी है ये लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इससे तो कम ही होगा ना, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। एंड मोर देन इक्वल टू दिस जो लिखा हुआ है पी ए प्लस पी बी माइनस 1। अब इसको x से डिवाइड कर दो, तो इसको अगर x से डिवाइड करोगे तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच आ जाएगी। जस्ट यू नीड टू फाइंड बाउंड। तो मैं आपको अगर क्लियरली लिख के बताऊं तो मैंने 2 चीजें लिखा है। मैं कह रहा हूं, एक कह सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी मोर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 1, एक से डी ऑप्शन आ जाएगा। अगर दूसरा तरीका आप यूज करोगे कि लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, हालांकि ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए इन्होंने ये यूज़ नहीं किया होगा, है ना। ये 1 से ज़्यादा भी कई बार आ सकता है ना, तो इसलिए इन्होंने इसका आंसर की में यही डी ऑप्शन है आंसर की, आप देखेंगे तो, क्योंकि ये ऑब्वियस बाउंड है, क्योंकि ये 1 प्लस समथिंग है ना, इसको आप खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो ये ऑब्वियस बाउंड है। तो मे बी दे आर नॉट कंसिडरिंग दिस,
सो ये इसको कंसीडर कर रहा है ना। और यहाँ से ये जो क्वांटिटी में बोल रहा हूँ कि मोर देन इक्वल टू यही लिख दो फिर से। सो यहाँ से पी ए प्लस पी बी माइनस 1, तो इससे करोगे तो बी ऑप्शन आ जाएगा। तो पूछा है कि ये किस में बिलोंग करेगा, तो गारंटी है कि इन दोनों में बिलोंग करेगा, तो गारंटी है क्योंकि ये जो नंबर है ये इससे भी ज़्यादा है, तो हो सकता है ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड पूछ रहा हो, तो स्ट्रिक्ट बाउंड ये है ज़्यादा, ये है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? देखो तो इसमें x से डिवाइड कर दो, जस्ट आप पी ए से डिवाइड कर दोगे तो ये d आ जाएगा, इसमें पी ए से डिवाइड करोगे बी ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा वाला। इसका बताइए। अच्छा टाइम भी हो गया है नहीं, तो ठीक है, कल की क्लास हम लोग, कल भी क्लास होगी, तो कल ये असाइनमेंट तुम लोग कंप्लीट करके आओ। 20 हमने अभी 19 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने पहले 19 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कल 20 से लेके कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल, 20 से लेके टोटल इसको खत्म करेंगे कल, ठीक है। सो 20 से लेके 45 तक है, 40 तक है ना। अच्छा ठीक है, तो अराउंड अभी 1 to 19 डिस्कस हुआ है, फर्स्ट 20 मान लो, 20 से कल स्टार्ट करेंगे, तो 20 to 40 कल डिस्कशन होगा, ठीक है जी। सो अभी हमने इसमें 1 to 19 डिस्कस किया है, कल 20 to 40 डिस्कस, ये हो गया डिस्कशन, और ये हम कल सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सो कल की क्लास में जो 7 to 9 PM होगी उसमें यही डिस्कशन होगा, आप सॉल्व करके आओ। जो रेलिवेंट है आपको तो पूरा सॉल्व करना चाहिए, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए वो नहीं पढ़ाए, क्योंकि आपको तो पूरा सिलेबस कवर करना है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो उसके हैं। क्योंकि जैसे ये रैंडम वेरिएबल का है तो इसको मैं अभी स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैंने रैंडम वेरिएबल नहीं पढ़ाया, बट आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं ये चीज़ें, क्योंकि आपको तो एग्जाम में तो सॉल्व करना ही है, ठीक है ना। एनीवे सॉल्व करके आओ, कल मिलते हैं। तो अभी ये वाला यही खत्म करता हूँ, बाकी अभी जैम का देखते हैं डिस्कशन में क्या है कुछ।